हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। तो लास्ट लेक्चर में कल हम लोग ने क्लबिंग प्रोविजन का किया था। कहाँ तक किया था? स्पाउस वाला किया था, स्पाउस तक के। हेलो। हेलो। हाँ, देखो, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। अभी यहाँ पे ध्यान दो, पहले इसके पहले हमने जो देखा था वो रेम्युनरेशन था। रेम्युनरेशन मतलब क्या था? उसमें अगर कोई अपना रेम्युनरेशन मतलब जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसी कंपनी से उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी एसेट, जैसे मैं मान लेते हैं एक प्लांट एंड मशीनरी मिस्टर ए ने खरीदा, और प्लांट एंड मशीनरी क्या किया, वही प्लांट एंड मशीनरी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी मिस्टर ए का ओनरशिप था, गिफ्ट कर दिया मिसेस ए को। तो अब इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। तो बोला गया कि इस केस में जो भी मिस उस प्लांट का उस एसेट के थ्रू जो भी रेंट आएगा, उस रेंट पे आपको क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। जो किसके हाथ में आएगा? हस्बैंड के हाथ में। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। देखो, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस बिकम टैक्सेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 सबसेक्शन 64 1 क्लॉज 4 इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हाउस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? हाउस प्रॉपर्टी अगर अगर हम ट्रांसफर करते तो वो यहाँ पे नहीं आएगा क्या? तो मैं बता दूं, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे सेक्शन 27 पढ़ा था, जो कि डीम्ड ओनर का सेक्शन था। वो क्या बोलता है? डीम्ड ओनर का सेक्शन बोलता है कि अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीद के हमारे स्पाउस को गिफ्ट कर दिया, याद हो, तो हम अगर गिफ्ट करते हैं अपने स्पाउस को तो उसके हम डीम्ड ओनर हो जाते हैं। तो वो प्रोविजन ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को दोबारा कवर नहीं किया गया। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो भी इनकम होगा, वो सारी इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो भी पर्टिकुलर एसेट होंगे, जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, या आपका और कोई इक्विपमेंट हो गया, कार, वो सारे एसेट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। देखो यहाँ पे बोला गया, इफ इन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट other than house property to her or his or her spouse for inadequate consideration। inadequate consideration का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं मैंने 50 लाख रुपए का कार लिया, 50 लाख रुपए का मैंने कार लिया, और वो मैंने स्पाउस को गिफ्ट किया। अब गिफ्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बेटा आपको क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा क्योंकि एक कार के ओनर आप ही हो, आपने अपनी वाइफ को फ्री में दिया। तो मैंने 50 लाख की कार को 10,000 में अपनी वाइफ को बेच दिया। ऐसा होता है क्या कभी बच्चों?
ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है क्या? यस और नो? ये प्रॉपर कंसिडरेशन है क्या? 50 लाख की कार को 10,000 में बेच दिया है क्या? तो इसका मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेरी वाइफ है, इसलिए मैंने उनको 10,000 में बेच दिया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इस कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे? इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी इन इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। तो मतलब जो इनकम ट्रांसफर किया था उसके इनकम में वो ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखें बच्चों, ठीक है? समझ में आया क्या? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया कि यस और नो? मतलब अगर हस्बैंड ने ट्रांसफर किया रहेगा तो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा, अगर वाइफ ने ट्रांसफर किया रहेगा तो वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जो ट्रांसफर किया रहेगा उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। यस, समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? ओके। नाउ कंसिडरेशन, अब यहाँ पे क्या बोला गया था? टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है वो इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। आगे, ही और सी हैज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब उसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एसेट ट्रांसफर किया हो अपनी वाइफ को, बट हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बाकी के एसेट की बात कर रहे हैं हम लोग। द एसेट इज ट्रांसफर टू हिज और हर वाइफ, मतलब स्पाउस, और एसेट उसने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया। द एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब अगर मैंने 50 लाख की कार को 50 लाख में अपनी वाइफ को बेच दिया तो ये प्रॉपर कंसिडरेशन है ना? एडिक्वेट कंसिडरेशन है कि नहीं बच्चों? 50 लाख की कार को 50 लाख में ही मैंने बेचा है, तो ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है या नहीं है? है। तो इस केस में क्लबिंग नहीं होगा। अगर मैंने 50 लाख की कार को मैंने 10,000 में, 2 लाख में, 3 लाख में बेच दिया, तो इस केस में ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। बात समझ में आई? क्लबिंग प्रोविजन कब अप्लाई होगा समझ में आया आप लोगों को? मैंने कोई भी एसेट या कोई भी, मिस्टर ए ने, मान लेते फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है। एक मिनट बच्चों।
हेलो। हाँ, तो बच्चों समझो जरा यहाँ पे, जैसे मिस्टर ए ने कोई भी एसेट है उन्होंने खरीदा था। अब उस एसेट को मान लेते हैं, ये प्लांट खरीदा था उन्होंने। मिस्टर ए ने एक प्लांट खरीदा। मिस्टर ए ने प्लांट खरीदा और ये प्लांट को मिसेस ए को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये प्लांट किसको दे दिया उन्होंने? मिसेस ए को दे दिया, ठीक है। ये प्लांट उन्होंने मिसेस ए को दे दिया, ठीक। अब ये प्लांट जो है, इस प्लांट से जो भी इनकम होगी, ये प्लांट से जो भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा बच्चों? ये प्लांट से मान लेते हैं ₹2 लाख की इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा बताओ? ये प्लांट से मान लेते हैं ₹2 लाख की इनकम हो रही, तो टैक्स कौन भरना चाहिए? हालांकि ये प्लांट की जो इनकम है वो मिल रही होगी मिसेस ए को, क्योंकि एज प्लांट का ओनरशिप मिस्टर ए ने किसको ट्रांसफर कर दिया? मिसेस ए को। तो वहां पे जो भी इनकम अराइज होगी वो प्लांट से, वो किसके हैंड पे क्लब होगी? जो इसने ट्रांसफर किया था। ट्रांसफर कौन किया था? मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए के हैंड पे क्लब होगी। समझ में आया बच्चों? ये प्लांट से जो भी इनकम अराइज होगी उसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? ये प्लांट से, हालांकि एक्चुअली ये इनकम रिसीव किसे हो रही है? मिसेस ए को रिसीव हो रही है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? बताओ, टैक्स कौन भरेगा? एक्चुअली ये प्लांट का ओनरशिप मिस्टर ए के पास, मिसेस ए के पास है। अब ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का मतलब जो, सर ओनरशिप ट्रांसफर किया है ना, हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर करने से कुछ भी मतलब नहीं होता। गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे इंटेंशन आपका, भले ही प्लांट मिस्टर ए ने मिसेस ए को बेच दिया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बोल रही कि यहाँ पे इंटेंशन आपका टैक्स का चोरी का है, क्योंकि आपने एक प्लांट अपनी वाइफ को बिना कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में बेच दिया है। तो ऐसे केस में जो भी इनकम इस प्लांट के थ्रू आपकी वाइफ को अराइज हो रही है, वो सारी की सारी इनकम मिस्टर ए के हाथ में वापस आके क्लब हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आपको? तो देखो यहाँ पे वही चीज बोला गया है। ये देखो यहाँ पे, if above condition are satisfied, any income from such asset shall be deemed to be income of taxpayer who has transferred the asset। जो ट्रांसफर किया था उसके हाथ में आके क्लब हो जाएगी। समझ में आया? ट्रांसफर जो किया था उसके हाथ में आके क्लब हो जाएगी। कब क्लब होगी? जब दो चीजें फुलफिल होगी। एक तो किसी ने, एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो एसेट जो है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर 50 लाख का एसेट मान लेते हैं, ये प्लांट था 50 लाख का, और मिस्टर ए ने उस प्लांट को मिसेस ए को 50 लाख में बेच दिया है, तो क्लबिंग होगा क्या? मिस्टर ए ने 50 लाख के प्लांट को 50 लाख में बेचा है, तो क्लब होगा क्या? ये 50 लाख के प्लांट को 50 लाख में ही बेचा, क्लब होगा? नहीं। अब मान लेते हैं मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 50 लाख के प्लांट को बेचा है 10 लाख में, क्लब होगा क्या? 50 लाख के प्लांट को अपनी वाइफ को 10 लाख में बेच दिया, क्लब होगा? यस। अब दूसरा, 50 लाख के प्लांट को अपनी वाइफ को फ्री में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, क्लब होगा क्या? फ्री में दे दिया, क्लब होगा? यस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर आपने प्रॉपर कंसिडरेशन के थ्रू बेचा है तो क्लबिंग। देखो यहाँ पे प्रॉपर कंसिडरेशन में बेचा है, यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन है। यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन है।
यहाँ पे दोनों जगह इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है यहाँ पे। तो ये दोनों जगह ये यहाँ पे नो होगा, यहाँ पे नहीं क्लब होगा, यहाँ पे यस क्लब होगा, यहाँ पे भी क्लब होगा। समझ में आया? क्या क्लब होगा? इस एसेट के थ्रू जो इनकम अराइज होगी, एक्चुअली में इनकम किसको मिलेगी? मिसेस ए को, बट उसके ऊपर टैक्स की अगर बात किया जाए तो टैक्स भरेगा मिसेस ए भरेंगे। समझ में आया? हेलो, समझ में आया क्या बच्चों? एक मिनट बच्चों। हाँ, समझा क्या बच्चों? हेलो, हेलो एवरीवन, अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पे आगे चलते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? पॉइंट टू बी रिमेंबर, ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर शैल बी डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखो, हाउस प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन यहाँ पे क्यों नहीं कवर हुआ, मैंने इसके बारे में पहले ही क्लियर कर दिया है कि हाउस प्रॉपर्टी को देखो यहाँ पे बोला गया, हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 27 एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ही इज अ डीम्ड ओनर ऑफ एज पर सेक्शन 27। नोट, क्लब कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर सच हाउस प्रॉपर्टी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे जो ये हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है, तो वो सेक्शन जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कवर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे उसके लिए बात नहीं किया है। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान देना, मैरिज शुड एग्जिस्ट बोथ द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड व्हेन इनकम इज एक्रीव। मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या है? जब ये मिस्टर ए ने ये 50 लाख की प्रॉपर्टी मिसेस ए को दिया, तब ये मैरिज हो जाना चाहिए। मतलब ये दोनों मिस्टर ए और मिसेस ए का शादी हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर सपोज ये मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी अपना एंगेजमेंट होने के बाद में ट्रांसफर किया है, तो क्या क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा? बोलो। मिस्टर ए का शादी ही नहीं हुआ मिसेस ए से, मान लो ये जो है ये मिस, अभी देखो मिस ए है, मान लो मिस पी है, अब इनका मैरिज नहीं हुआ इन दोनों का, और इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट 50 लाख का फ्री में दे दिया मिस पी को, तो ये क्या, ये क्लबिंग प्रोविजन ये वाला अप्लाई होगा? स्पाउस वाला? शादी हुआ ही नहीं है। अब जब शादी ही नहीं हुआ तो क्या ये मिस पी जो है मिस्टर ए की वाइफ है? नहीं है। पार्टनर है? नहीं है। दिस टाइम पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है कि जब ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी, तो वो वाइफ, वो उनके पार्टनर होने चाहिए, मैरिज हुआ होना चाहिए। तो या तो शादी के पहले या शादी के बाद। अगर शादी के बाद मतलब ट्रांसफर, जैसे अगर शादी हुआ था, ये मान लो मिस्टर ए और मिस्टर ए और मिसेस ए का पी का शादी हुआ था, बट उन दोनों में तलाक हो चुका है, और तलाक के बाद ट्रांसफर हो रहा है, तो भी वो क्लब नहीं होगा। तलाक होने के बाद भी ट्रांसफर हो रहा है तो भी क्लब नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट, दोनों में जो ट्रांसफर कर रहा है उन दोनों के बीच में
हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होना चाहिए तो ही क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया बच्चों? हेलो, देखो यहाँ पे बोला है मैरिज शुड एग्जिस्ट बोथ द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड व्हेन द इनकम इज अग्रीड। मतलब दोनों टाइम, जब हमने एसेट को बेचा और जब उसके ऊपर इनकम अराइज हो रही, दोनों ही टाइम वो क्या होना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ होनी चाहिए। ट्रांसफर बिफोर और आफ्टर डाइवोर्स, देखो ट्रांसफर बिफोर मैरिज मतलब शादी के पहले, मतलब एंगेजमेंट के बाद आपने ट्रांसफर कर दिया तो उस टाइम का भी माना नहीं जाएगा। आफ्टर डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स होने के बाद ही ट्रांसफर किया तो भी उसे माना नहीं जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय वाइफ आउट ऑफ द पिन मनी, पिन मनी क्या होता है बच्चों बताओ, देन नो क्लबिंग प्रोविजन इज अप्लाई। पिन मनी क्या होता है बताओ, पिन मनी क्या होता है, बोलो। पिन मनी आपको पता है क्या होता है? पिन मनी पता है क्या बच्चों? नहीं। जैसे आपको पता है कि अभी हमारे मम्मी को जो है फैमिली का जो मतलब पूरा मंथ का खर्चा चलाने के लिए 20,000 15,000 मिलता है, तो मम्मी क्या करती है, मंथ एंड एंड आते आते तो बोलती है कि सब पैसा खत्म हो गया। और अगर आपने कहीं गलती से उनसे बोला कि हाँ बताओ कहाँ कहाँ, तो वो ऐसा खर्चा जुड़ा देंगे कि 20 की जगह 25 का खर्चा हो चुका है, तो फिर 5,000 अपने साइड से देना पड़ेगा। तो अब उसमें 20 की जगह 20 होता है, तो वो इस तरह से प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं कि उसमें से थोड़ा बहुत पैसा 2,000 5,000 वो बच जाता है और उसको सेव कर लेते हैं। और सेविंग करते करते वो धीरे 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 हर महीने धीरे धीरे सेविंग करते करते, तो जो उनका पैसा बचता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उससे उन्होंने कोई एसेट खरीदा, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भले ही ये पैसा उनका हस्बैंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये पैसा उनका हस्बैंड दे रहा है, लेकिन वो अपना जो वाइफ है उनकी, वो अपने एक स्किल मैनेजरियल स्किल को यूज करके ये पैसा सेव कर रहे हैं। और ऐसे पैसे को क्या बोला जाता है, पिन मनी। और पिन मनी जो है, यहाँ से इस पिन मनी से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होगी तो उसको क्लबिंग प्रोविजन में नहीं माना जाएगा, क्लबिंग में नहीं बोला जाएगा। समझ में आया पिन मनी क्या होता है बच्चों? पिन मनी समझ में आया आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, आगे। ट्रांसफर शुड बी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ट्रांसफर क्या होना चाहिए, इनएडिक्वेट। एडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा नो क्लबिंग। ट्रांसफर ऑफ एडेड एसेट इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट लीव अपार्ट, मतलब लीव अपार्ट मतलब जैसे क्या होता है, आपका डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स के टाइम को कोर्ट बोलता है कि आपका इतना इतना प्रॉपर्टी आपको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी के टाइम पे कोई क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया? पता है ना बच्चों, डाइवोर्स होने के टाइम हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ता है, बराबर है? पता है क्या आप लोगों को? तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, डीम टू बी ट्रांसफर विद एडेक्वेट कंसिडरेशन दस नो क्लबिंग, मतलब यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। इफ कंसिडरेशन इज पेएबल इन पार्ट ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम शैल बी क्लब। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स हैंड 10,000 आईडीबीआई बॉन्ड, मतलब मिस्टर एक्स के पास 10,000 का बॉन्ड था। अब टू इज वाइफ, मतलब उन्होंने अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया मिसेस एक्स को। मिसेस एक्स रिसीव इंटरेस्ट 70,000 पर एनम ऑन द बॉन्ड, और उस बॉन्ड से उन्होंने 70,000 मिला है। 70,000 इज टू बी क्लब्ड इन मिस्टर एक्स। अब यहाँ पे ये जो 70,000 मिला वो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को फ्री में दे दिया था। हाउएवर इफ मिसेस एक्स एक्यूमुलेट 50,000 आउट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट मिला, अब जरा ध्यान देना क्या बोला है, मिस्टर एक्स के पास एक बॉन्ड था 10,000 का, 10,000 बॉन्ड थे, बॉन्ड था। अब उस बॉन्ड को उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, किसको, मिसेस एक्स को, मिसेस एक्स को। अब इस बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किसको मिल रहा है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड 70,000। अब ये 70,000 इंटरेस्ट मिसेस एक्स को मिल रहा है, लेकिन टैक्स कौन भरेगा बताओ? ये टैक्स कौन भरेगा इसके ऊपर, मुझे बताओ, टैक्स कौन भरेगा? बोलो। ये देखो, ये टैक्स कौन भरेगा इसके ऊपर? मिस्टर एक्स, ये टैक्स इसके ऊपर मिस्टर एक्स भरेंगे। लेकिन अब मिसेस एक्स ने क्या किया, ये इंटरेस्ट वाला जो पैसा है, इंटरेस्ट वाला पैसा है, इसमें से उन्होंने, ये इंटरेस्ट वाले पैसे में से उन्होंने क्या किया, जरा समझो। ये इंटरेस्ट वाले पैसे से उन्होंने क्या किया, 50,000 इन्वेस्ट किया। और ₹50,000। अब मिसेस एक्स ने ये इंटरेस्ट जो मिला, इसके ऊपर तो मिस्टर एक्स टैक्स भर देंगे। लेकिन अब इस इंटरेस्ट के अमाउंट को, हालांकि एक्चुअली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो 70,000 इंटरेस्ट जो है मिसेस एक्स को मिला है। लेकिन खाली टैक्स जो है उसके ऊपर कौन भरेगा? टैक्स जो है मिस्टर एक्स भरेंगे। अब मिसेस एक्स के पास ये 70,000 था, लेकिन टैक्स कौन भरा था? मिस्टर एक्स ने। अब इस मिसेस एक्स ने इसमें से 50,000 रुपए को इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए को, देखो यहाँ पे बोला आउट ऑफ मिसेस एक्स एक्यूमुलेटेड 50,000 आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट डिपॉजिट 10% 5,000। अब इस 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, इस 50,000, ये जो इंटरेस्ट, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आ रहा है, ये 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है। अब बताओ, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000, रिसीव्ड ₹5,000। अब मुझे बताओ, ये पांच, ये समझ, देखो वापस समझो। पहले मिस्टर एक्स के पास एक बॉन्ड था, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वाइफ को दे दिया मिसेस एक्स के पास, और उस बॉन्ड से 70,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, तो ये क्लब हो गया मिस्टर एक्स के पास। अब मिसेस एक्स ने क्या बोला कि यहाँ पे उन्होंने इस 70,000 में से 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, उस 50,000 के, इस 50,000 के इन्वेस्टमेंट से 5,000 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट क्या होगा? ये इंटरेस्ट के, ये 5,000 इंटरेस्ट पे कौन टैक्स भरेगा, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स? 70,000 में तो कोई डाउट नहीं था, 70,000 तो टैक्स मिस्टर एक्स ही भरने वाले हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए के ऊपर टैक्स कौन भरेगा, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स? बोलो फटाफट। 5,000 रुपए के ऊपर टैक्स कौन भरेगा, मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स? हेलो, बोलो फटाफट। हेलो बच्चों। 5,000 पे मैं आपको बता दूं, टैक्स मिसेस एक्स भरेंगे। यहाँ पे देखो, then the interest of ₹5,000 received by her on deposit will not club। ये 5,000 जो मिला है वो क्लब्ड नहीं होगा। उस 5,000 के ऊपर टैक्स कौन भरेगा, मिसेस एक्स ही भरेंगे। ये 5,000 के ऊपर टैक्स कौन भरेगा, मिसेस एक्स। समझ में आया बच्चों, मिसेस एक्स। और ये वाले पे कौन टैक्स भरेगा, मिस्टर एक्स। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये जो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो मिसेस एक्स खुद कर रहे हैं, ये उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे वो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? समझ में आया आप लोगों को? बट बच्चों ध्यान रखना, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट आप जरा समझो, ये प्रिंसिपल अमाउंट बॉन्ड गिफ्ट हुआ था, ये 70,000 रुपया ऑलरेडी क्लब हो चुका है।
उसके 70,000 रुपए के ऊपर ऑलरेडी मिस्टर एक्स ने टैक्स भर दिया है। अब ये जो पैसा है वो मिसेस एक्स का अपना है, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स भर दिया है मिस्टर एक्स ने। अब अगर इस पैसे को मिसेस एक्स ने इन्वेस्ट किया, ये मिसेस एक्स का अपना इन्वेस्टमेंट है, खुद का इन्वेस्टमेंट है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मिसेस एक्स का इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ रहा है? ये मिसेस एक्स का अपना इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? मिसेस एक्स। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, व्हेन सेक्शन 64 इज नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे क्या बोला गया? इफ द on this basis the aforesaid discussion the judicial pronouncement section 64 is not applicable if asset is transfer before marriage। ये हमने पहले ही बताया, शादी के पहले अगर आपने एसेट ट्रांसफर किया तो क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा, क्लब नहीं होगा। नाउ इफ एसेट इज ट्रांसफर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैंने बोला था ये 50 लाख के एसेट को आपने 50 लाख में ही ट्रांसफर कर दिया तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इफ एसेट ट्रांसफर इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट, मतलब आपने डाइवोर्स के टाइम, लीव अपार्ट डाइवोर्स के टाइम, तो आपने कोई डाइवोर्स के टाइम आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया, उस टाइम पे क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। इफ एसेट इफ ऑन डेट ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस, मतलब आपने जब इनकम अराइज हुआ तो उस टाइम पे आप हस्बैंड वाइफ नहीं थे, तो आपका वो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी, पिन मनी मतलब क्या? दैट इज अलाउंसेस गिवन बाय टू वाइफ बाय हर हस्बैंड फॉर हर ड्रेस और यूजुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब जैसे कि अभी मान लेते हैं हम, मेरे पापा ने मम्मी को 5,000 रुपया दिया, बोला जाके कपड़े लेके आओ। मम्मी ने 4,000 रुपये का या 4,500 रुपये का कपड़े लाए और 500 रुपया सेव कर लिया। वो जो 500 रुपया सेविंग किया वो क्या है? पिन मनी बोला जाता है उसे। 5 केसेस था, ये ऊपर के 5 केसेस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लबिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब अगर हमने अपने सन्स वाइफ को हमने एसेट ट्रांसफर किया है तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई क्या होगा? नहीं। अभी जैसे जैसे अब हमने क्या किया था, हमने एसेट को, देखो यहाँ पे क्या बोला? इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर, मतलब अभी देखो जैसे कि हमने एसेट किसको ट्रांसफर किया था? वाइफ को। अब हमने क्या किया? एसेट मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए ने सॉरी मिस्टर ए ने उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, अब उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा आप अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। अब मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर ना करके अपने बेटे की वाइफ को, मतलब अपनी बहू के वाइफ नाम पे ट्रांसफर किया, मतलब सन्स वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया, मतलब सन्स वाइफ के नाम मतलब बहू के नाम पे ट्रांसफर किया, तो इस केस में भी गवर्नमेंट वही रूल अप्लाई होंगे जो हमने बोला था स्पाउस के टाइम। इस केस में भी वही सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे जो स्पाउस के नाम पे अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लबिंग, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले वाले केस में हमने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया था तो गवर्नमेंट ने बोला, वाइफ से मतलब स्पाउस को ट्रांसफर किया था तो गवर्नमेंट ने बोला क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर किया है। तो मिस्टर ए का ये दाव तो चला नहीं, तो मिस्टर ए ने क्या बोला? मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी स्पाउस, अपनी वाइफ को न ट्रांसफर करके अपने सन्स वाइफ को, मतलब बेटे को भी डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो बेनिफिट वहां पे क्लबिंग आ जाएगा। उन्होंने अपनी बेटे की वाइफ को ट्रांसफर किया तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। देखो वही वही सारे रूल है जो स्पाउस के थे। देखो यहाँ पे the taxpayer is individual, he or she transfer direct or indirectly asset after the 31st May 1973. The asset is transferred to son's wife. The asset is transferred without adequate consideration, मतलब inadequate consideration में होना चाहिए. In the case of such individual, the income from asset is included in the income from taxpayer who has transferred the asset. अब यहाँ पे all provision relating to the transfer of asset to spouse shall also apply to son's spouse. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लबिंग ऑफ इनकम,
फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब यहाँ पे ये देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन बेनिफिट ऑफ स्पाउस। हमने क्या किया, पहले हमने डायरेक्ट, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मिस्टर एक्स ने डायरेक्ट अपनी वाइफ को दिया था। अब ये क्या बोला, देखो मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी थी, एक एसेट था, मिस्टर ए के पास एक एसेट था। अब उस एसेट को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एओपी, एक ट्रस्ट बनाया, एक ट्रस्ट, ये एसेट उन्होंने एक ट्रस्ट मतलब एओपी, एक एओपी, एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को दिया। अब फिर बाद में उस ट्रस्ट को बोला, बेटा ये ट्रस्ट को बोला सर ये एसेट आप क्या करना, मेरी वाइफ को दे देना। बात समझना, पहले मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक एसेट को अपने ट्रस्ट को दिया और बाद में उस ट्रस्ट को बोला ये जो एसेट है वो मिसेस एक्स मेरी वाइफ को दे देना। समझ में आया, मिसेस ए को दे देना। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। वो पहले वाले केस में, ये वाले केस में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे थे। अब इन्होंने बचने के लिए क्या किया, पहले तो ये अगर इनको गवर्नमेंट पकड़ेगी तो क्या बोलेगी, आपने एसेट अपनी वाइफ को दिया था, ये बोले नहीं हमने तो एसेट किसको दिया, ट्रस्ट को दिया, एओपी आर्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दिया, तो हम तो डायरेक्ट बच जाएंगे। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने क्या किया, वो एसेट को ट्रांसफर किया। या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं आपको एक एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं जिससे आपको रेंट मिलेगा, 20,000 रुपया। अब इस 20,000 में से 10,000 रुपया रेंट जो है मेरी वाइफ को दे देना, इस 20,000 में से रेंट जो है 10,000 मेरी वाइफ को दे देना। तो इस एसेट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह से कोई बेनिफिट मिसेस एक्स ले रहे हैं क्या, यस और नो। इस एसेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से मिसेस एक्स बेनिफिट ले रहे हैं क्या, यस और नो, ले रहे या नहीं ले रहे बच्चों, यस और नो। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने बोला बच्चा क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे clubbing of income from asset transfer to any person for a benefit of spouse। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, टैक्स पेयर इज इंडिविजुअल, ही और सी directly or indirectly an asset to a person, association of person, AOP, asset is transferred to him benefit of immediate or deferred benefit spouse। मतलब क्या है, जैसे कि ये एसेट ना मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया 1 जनवरी 2020 को, बराबर है, और उसी दिन एओपी ने भी क्या किया, या मान लेते 2 जनवरी 2020 को इसने भी मिसेस एक्स को ट्रांसफर किया। ये तो तुरंत ही ट्रांसफर हो गया, डायरेक्ट तुरंत इमीडिएट बेनिफिट हो गया। अब मिस्टर एक्स ने 2020 में ट्रांसफर किया, मिस्टर ए ने एओपी एसेट को, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को 2020 में दिया, लेकिन एओपी ने मिसेस एक्स को प्रॉपर्टी 2030 में दिया, 10 साल बाद दिया, या मान लेते 2040 में दिया, 20 साल बाद दिया। तो क्या बताओ, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, यस और नो। एसेट को मिस्टर ए ने एओपी को 2020 में बेचा और एओपी ने मिसेस ए को 2040 में दिया, तो भी क्लबिंग प्रोविजन। तो बोला गया हाँ, चाहे आपने जो एसेट दिया है एओपी को, उसका बेनिफिट मिसेस एक्स तुरंत ले रहे हैं, इमीडिएट या डिफर्ड या फ्यूचर में कभी लेंगे, तो क्लबिंग प्रोविजन, ये देखो यहाँ पे बोला गया he or she transfer directly or indirectly an asset to a person or association of person, किसी पर्सन को या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दिया हो, एंड एसेट इज ट्रांसफर्ड फॉर अ बेनिफिट, और एसेट क्यों दिया हमने, ताकि उसका बेनिफिट इमीडिएटली और डिफर्ड ऑफ स्पाउस, उसका बेनिफिट हमारी स्पाउस ले सके। द एसेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये तो हमने पहले ही बताया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए।
इन सच केस इंडिविजुअल, इन सच केस इनकम फ्रॉम सच एसेट। अब मुझे बताओ, इस एसेट से, ये एसेट से जो ये 20,000 रुपया मिल रहा है, उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? एओपी भरेगा या मिसेस एक्स भरेंगे, ये भरेंगे या मिस्टर ए? इस एसेट के ऊपर जो 20,000 रुपया रेंट आया है, उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? मिस्टर ए, एओपी या मिसेस ए? कौन टैक्स भरेगा? टैक्स कौन भरेगा बताओ, किसके हैंड पे क्लब होगा? एओपी नहीं टैक्स भरेगा मेरे बच्चों। कौन ट्रांसफर कर रहा है? एसेट कौन ट्रांसफर किया था? मिस्टर ए ने। स्टार्ट कौन किया था? मिस्टर ए ने। तो टैक्स जो है मिस्टर ए भरेंगे। समझ में आया बच्चों? टैक्स जो है मिस्टर ए भरेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो टैक्स इसके ऊपर जो है मिस्टर, समझ में आया? समझा क्या बच्चों? तो यहाँ पे वही बोला है। अब सिमिलरली, अभी बस खाली सेम वही रूल है, सेम वही रूल है। यहाँ पे अभी उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने एसेट दिया किसको? मिस्टर ए ने एसेट ट्रांसफर किया मिस एओपी को। और पहले केस में क्या बोल रहे थे, वो मिसेस ए को दे रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, सन्स वाइफ को दिया, सन्स वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवाया, अपनी बहू के नाम पे। तो भी वही रूल है, तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे वही बोला, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट, एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर अ बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। तो यहाँ पे वही बोला गया, टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए, ही और सी ट्रांसफर डायरेक्टली एसेट 31 मई 1973 के बाद होना चाहिए। एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको दिया? एनी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब उसका बेनिफिट चाहे उनकी सन्स वाइफ इमीडिएटली ले रही हो या डिफर्ड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एसेट जो है ट्रांसफर होना चाहिए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के थ्रू। अब यहाँ पे इन केस ऑफ सच इंडिविजुअल द इनकम फ्रॉम एसेट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पर्सन हु हैज ट्रांसफर द एसेट। यहाँ पे जो ट्रांसफर किया था एसेट, ट्रांसफर कौन कर रहे थे? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा। समझ में है बच्चों? यहाँ पे, यहाँ तक आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया। पहले एसेट ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को, सर 20 साल के बाद बेनिफिट लेंगे तो तब उसे क्लब होगा ना? नहीं नहीं, आप जब भी बेनिफिट लो, क्लबिंग आपका स्टार्ट होना तुरंत ही हो जाएगा जिस दिन से आपने बेनिफिट, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया। अब आप सोच रहे होगे कि सर 20 साल बाद अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, मान ले 2040 में कर रहे हैं, तो हमें तो गवर्नमेंट को तो 2040 में पता चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चों? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगी। जो 20 साल का इनकम इनके यहाँ पे क्लब नहीं हुआ था, और रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कर देगी। समझ में आया क्या बच्चों आपको? उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पीछे जाके जिस साल से आपने 2020 से क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, 2020 से आपकी फिर से टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ये आपको आज हमने चार पॉइंट पढ़े। पहले हमने क्या किया, पहले देखा, पहले पॉइंट में हमने देखा मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को डायरेक्ट कोई एसेट ट्रांसफर किया, मिसेस एक्स को, मिसेस ए को डायरेक्ट कोई एसेट दिया, डायरेक्ट कोई एसेट दिया, तो भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। अब मिसेस एक्स वो विदाउट एनी कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। अब हमने बताया था कि कौन कौन से केसेस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन लेके कर रहे हो, या आपने शादी के पहले ट्रांसफर किया है, या आपने डाइवोर्स के टाइम ट्रांसफर किया है, या ये मिसेस एक्स जो है प्रॉपर्टी आपने पिन मनी से एक्वायर करे थे, ये सारी केसेस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अब फिर दूसरे केस में क्या देखा हमने? दूसरे केस में देखा मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मिसेस सन्स वाइफ को दे दिया, तो इस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। तीसरे केस में देखा मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी पहले एक ट्रस्ट को दिया, और उस ट्रस्ट को बोला कि आप मिसेस ए को दो,
तो इस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा। चौथे केस में क्या देखा, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी पहले एक ट्रस्ट को दिया, फिर उस ट्रस्ट को बोला कि आप मेरे सन्स वाइफ को प्रॉपर्टी दो। इस सारे ही केसेस में क्लब किसके हाथ में हो जाएगा, मिस्टर ए, जो भी उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर थे। ठीक है, चारों केसेस समझ में आए बच्चों? आप लोगों को चार केसेस समझ में आए या नहीं? यस और नो? चारों केसेस समझ में आया क्या आपको? हेलो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हमारे क्लबिंग में एक लास्ट का टॉपिक बचा है, माइनर चाइल्ड का। माइनर चाइल्ड का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर ये हमारा क्लबिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे सम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अभी आज के लेक्चर में हमने चार टॉपिक बताए, बात समझ में आई? चारों जो टॉपिक समझ में आए क्या बच्चों आप लोगों को? यस और नो? हेलो बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, रोल नंबर वन, रोल नंबर वन, टू, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 21, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।